मेरे आज के मैथ्स के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेकर के आया हूं और नया चैप्टर में शुरू कर रहा हूं। उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात, इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही साधारण सा चैप्टर है, लेकिन हो सकता है कि बहुत आप लोग भूल गए होंगे, तो उसको ब्रश अप कर लीजिए, तरोताजा कर लीजिए। और जो नहीं जानते हैं, कृपया आपके पास एक अच्छा मौका है, सीख लीजिए कि किस प्रकार से अनुपात और समानुपात के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे कि क्या है अनुपात और क्या है समानुपात। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे अनुपात। क्या देखेंगे? अनुपात। ठीक, अनुपात का इंग्लिश क्या होता है? रेशियो। ठीक, RATIO, रेशियो। ठीक, वास्तव में ये अनुपात है क्या? तो भैया कुछ नहीं है, एकदम साधारण सा समझिए। अनुपात मतलब भिन्न। जितने भी भिन्न की संख्याएं हैं वे सभी सभी क्या है? अनुपात है। यानी, और मैंने पहले बताया था भिन्न क्या है, तो परिमेय संख्याएं। भिन्न क्या है? तो परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वे सब क्या है? भिन्न है। और अगर भिन्न है तो अनुपात है। ठीक है, अगर वे भिन्न है तो क्या है? अनुपात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3/2 करें, ठीक है, तो 3/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? ये पूर्णांक नीचे वाला 0 नहीं, तो ये परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो यह एक भिन्न है। और अगर यह भिन्न है तो 3 इसका क्या है? तो 3 इसका अंश है। और 2 इसका क्या है? तो 2 इसका हर है। तो भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है। ठीक है, तो इसी भिन्न को हम दूसरे रूप में, अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं? तो पहले अंश वाला, ठीक है, पहले अंश वाला को लिखते हैं 3, उसके बाद ये भिन्न का, ठीक है, सॉरी, ये अनुपात का साइन देते हैं। अनुपात का साइन क्या? 2 डॉट है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर लिख दिए 3 और 2 डॉट लगा दिए, इसका मतलब अनुपात। और उसके बाद हर वाली संख्या कितना है? 2। इसको हम लोग 3/2 का दूसरे रूप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 3/2 को दूसरे रूप में हम लोग 3:2 या 3:2 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुपात है। अनुपात मतलब क्या? भिन्न। भिन्न क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समानुपात क्या होता है। ठीक है, समानुपात को समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं समानुपात क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं समानुपात। ठीक, समानुपात किसको कहते हैं? इसको अगर संधि विच्छेद कर दे समानुपात को, तो क्या कैसे टूटेगा? समान जोड़ अनुपात। ठीक है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे अनुपात, यानी कि 2 अनुपात, ठीक है, ऐसे 2 अनुपात जो एक दूसरे के बराबर हो, समान हो। ठीक है, तो अगर 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अर्थात इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यदि 2 अनुपात आपस में क्या हो जाए? आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपाती कहते हैं। समानुपाती कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक, मान लेते हैं एक अनुपात है A/B। ठीक है, एक रेशियो हमने क्या लिया? A/B। और दूसरा अनुपात क्या लिया? C/D। दूसरा क्या लिया? C/D। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर, इसमें बराबर ना लिख करके इसको हम लोग एक सिंबल में लिखते हैं, ऐसा ऐसा 4 गो डॉट दे देते हैं। ठीक है, तो ये 4 गो डॉट का मतलब क्या हुआ? इसी को हम लोग बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, तो ये जो 4 डॉट है ये वास्तव में क्या दिखाता है? बराबर को बताता है। लेकिन हम लोग क्योंकि अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे अभी? समानुपात। इसको अगर अनुपात बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? समानुपात। अब समझिए कि यहाँ पर कुल मिला के 4 पद है। ठीक है, कितने पद है? 4 पद। एक पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद। ए को क्या बोलेंगे? पहला पद। बी को क्या बोलेंगे? दूसरा पद। सी को क्या बोलेंगे? तीसरा पद। और डी को क्या बोलेंगे? चौथा पद, यानी चतुर्थ पद।
ठीक है, यानी कि एक समानुपात में, ठीक है, 4 पद होते हैं। ठीक है, तो पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा पद। अब यहाँ पर पहला और चौथा पद को बोला जाता है बाह्य पद। क्या बोला जाता है? बाह्य पद, यानी बाहरी पद है। ठीक है, और ये दूसरा और तीसरा पद को क्या बोला जाता है? तो दूसरा और तीसरा पद को बोला जाता है मध्य पद। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा किस प्रकार के अनुपात समानुपाती होते हैं। ठीक है, आइए समानुपात को एक बढ़िया सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक दो अनुपात ले रहा हूँ। ठीक, एक मैं ले रहा हूँ 6:15। ठीक है, और दूसरा ले रहा हूँ 10:25। ठीक है, आप देखिए जरा ध्यान से, ये और ये दोनों अनुपात बराबर है। कैसे बराबर है? तो अगर 6/15 करेंगे इसको, 6/15 तो कितना? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये हो जाएगा कितना? 2/5। और इसको भी अगर हम 10/25 लिखे तो कैसे होगा? 5 दूनी 10, 5 25, यानी कि ये भी निकलेगा कितना? 2/5। तो स्पष्ट सी बात है, 6:15 और 10:25 दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि समान अनुपात में है। ठीक है, तो जब समान अनुपात में है तो इसको सिंबल में हम लोग ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 6:15, और ये प्रोपोर्शन है, यानी कि समानुपाती है किसका? 10:25 का। बात समझ में आया? ठीक है, ये समानुपाती है या समानुपात कर सकते हैं, और मैंने इसके पहले बताया अनुपात। तो अनुपात और समानुपात अगर बढ़िया से समझ लिए तो अभी मैं कुछ आपको समानुपात के प्रकार बताऊंगा, उसके बाद प्रश्नों में ले जाऊंगा, और जब प्रश्न बनाने लगेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि समानुपात के कौन कौन से प्रकार है। जो मुख्य प्रकार है उसी को मैं बताऊंगा। तो समानुपात के प्रकार बताने से पहले मैं एक छोटा सा और समानुपात के एक महत्वपूर्ण गुण को मैं बता देता हूं। ठीक है, समानुपात का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो जब 4 राशियां आपस में समानुपाती हो जाते हैं तो किस प्रकार से उनके बीच में रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, कि यदि 4 राशियां आपस में समानुपाती हो तो चारों राशियों के बीच संबंध कैसा होता है? तो मान लेते हैं A:B, और ये समानुपात है C:D। ठीक है, तो इसके बीच कैसा संबंध होता है? तो बाह्य पद जो होते हैं ना, तो बाह्य पद हमारा A और D हुआ, तो यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल मतलब क्या हुआ कि बाह्य पद कौन हुआ? A गुना D, मतलब A गुना D बराबर क्या हो जाएगा? B गुना C। बात समझे? तो इसको हम लोग या तो ऐसे समझे कि एक समानुपाती राशियों के बीच जो संबंध होता है वो बाह्य पद का गुणनफल इज इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल होता है। ठीक है, या दूसरे तरीका से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A/B, इस अनुपात को A/B और समानुपात को बराबर कर दें, और इसको हम लोग लिख सकते हैं C/D। तो इसको हम या में कर रहे हैं, या और है ना, C/D। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिर्यक गुना, तो A और D गुना होगा, C और B गुना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD बराबर BC। देखिए AD बराबर BC, यही चीज आ गया, ये AD बराबर BC। ठीक है, तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण गुण है समानुपात का। ठीक, चलिए देखते हैं समानुपात का जो मुख्य प्रकार है उसको, जो कि परीक्षाओं में इन्हीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रकार मैंने लिखा है वो विततानुपात, यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये वास्तव में है क्या? तो यह एक इस प्रकार का समानुपात है जिसमें दूसरा और तीसरा
जो पद होता है वो बराबर होता है और पहला और चौथा पद अलग अलग होते हैं। तो अगर इस प्रकार के समानुपात हो तो उन्हें हम लोग कौन सा समानुपात बोलेंगे? विततानुपात बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो लिखते हैं जिस समानुपात के द्वितीय यानी दूसरा, द्वितीय एवं तृतीय पद बराबर हो एवं प्रथम यानी कि बाह्य पद, प्रथम एवं चतुर्थ पद भिन्न भिन्न हो, है ना, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समानुपात को विततानुपात कहते हैं। विततानुपात कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि x और y, ठीक है, ये एक अनुपात है, इसमें पहला पद x है, दूसरा पद y है, और ये समानुपाती होता है किसका? तो मैंने बताया क्या, दूसरा और तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद भी वही होगा जो दूसरा पद है। दूसरा पद मैंने यहाँ y लिया, तीसरा पद यहाँ y ले लेते हैं, y अनुपात z। ठीक है, तो यह जो अनुपात होगा वह कैसा अनुपात होगा? तो या कैसा समानुपात होगा? तो वितता समानुपात होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसी को बोलते हैं, जिसमें दूसरा और तीसरा पद बराबर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। आइए विततानुपात को एक साधारण सा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, विततानुपात में कैसा समानुपात होता है? तो वो होता है जैसे कि x अनुपात y और y अनुपात z। ठीक है, यानी दूसरी और तीसरी जो पद होती है वो बराबर होते हैं। ठीक है, और पहला और चौथा पद जो होता है वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो इसको कैसा समानुपात बोलेंगे? विततानुपात या वितता समानुपात। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, विततानुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो पहले मैंने बताया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने जो समानुपात का जो गुण है वो बताया क्या, कि कभी भी जब समानुपात चार पद आपस में समानुपाती होते हैं तो बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल बराबर होते हैं। ठीक है, तो बाह्य पद यहाँ क्या है, x इंटू जेड, और ये बराबर हो जाएगा y इंटू वाई, ये मध्य पद हुआ, मध्य पद, और ये हुआ बाह्य पद। ठीक है, x और z बाह्य पद। तो हमने पहले बताया था कि बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, xz बराबर y स्क्वायर, देयरफॉर y स्क्वायर बराबर क्या होगा, xz, या y बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर xz। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग द्वितीय पद या फिर तृतीय पद को ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण। ठीक है, एक समानुपात देखते हैं 5:15, 5:15, और ये समानुपात हो जाएगा 15:45। ठीक है, तो इस प्रकार का जो समानुपात है उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, विततानुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं चेक करके कि दोनों मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए मध्य पद कौन है, 15 गुणे 15। ठीक है, 15 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 45। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुना 45। अगर यहां से सिर्फ 15 करें तो रूट हो जाएगा क्या, 5 गुना 45। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 गुना 45 9 गुने 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3,
5 5 स्क्वायर, 3 3 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा तो 5 गुना 3 बराबर कितना, 15। देखिए रिजल्ट बराबर आता है, तो इसे कहते हैं विततानुपात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और समानुपात के प्रकार। आइए दूसरा प्रकार देखते हैं, अनुलोमानुपात, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिजिक्स वगैरह में कभी इक्वेशन आ जाता है तो उसमें हम लोग लिखते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो शब्द आता है वो यहीं से आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो भाई यहां पर क्या होता है, ये इस तरह का समानुपात होता है कि जब दो राशियां, ठीक है, या कह सकते हैं एक राशि, जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ेगा, और अगर एक पहली राशि या एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी राशि का भी मान क्या होगा, घटेगा। मतलब यहाँ पर दो राशियां होती है, ठीक है। तो दोनों राशियों में क्या संबंध है कि एक राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ेगा, और एक राशि का मान अगर घटेगा तो दूसरी राशि का भी मान क्या होगा, घटेगा। बस इस प्रकार का अगर समानुपात है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको परिभाषा लिखते हैं कि यदि एक राशि का मान बढ़ने या घटने, बढ़ने ओब्लिक घटने पर यदि दूसरी राशि का मान भी बढ़े या घटे तो ऐसे समानुपात को क्या बोलते हैं, अनुलोमानुपात कहते हैं, अनुलोमानुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिए, सबसे समझने का सबसे आसान सा मेथड है एग्जांपल, ठीक है। कि मान लेते हैं, ठीक है, कि 5 मीटर कपड़ा का दाम 8 रुपया है, 5 मीटर कपड़ा का दाम 8 रुपया है, ठीक है। तो 20 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, तो स्पष्ट सी बात है कि 5 मीटर का जब 8 रुपया है तो 5 मीटर से जब 20 मीटर बढ़ते हैं तो 8 रुपया जो दाम है 5 मीटर का, तो 20 मीटर का भी क्या होगा, दाम बढ़ेगा। यानी कपड़ा का मात्रा अगर बढ़ाते जाएंगे तो उसका दाम भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और अगर कपड़ा का क्वांटिटी हम घटा देते हैं तो ऑब्वियसली दाम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार के समानुपात को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या अनुलोमानुपात, ठीक है। आइए इसको लिख करके देखते हैं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आने वाले मतलब कि आगे हम लोग देखेंगे कि इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं अनुलोमानुपात को। तो मैंने क्या एग्जांपल दिया, अगर 5 मीटर कपड़ा, ठीक है, यदि 5 मीटर कपड़ा का दाम 8 रुपए है तो 20 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एकिक नियम होता है, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा। और दूसरा, अगर समानुपात से बनाना चाहते हैं तो बस एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं समानुपात से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा एकिक नियम से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या उदाहरण लिया, मैंने उदाहरण लिया था यदि 5 मीटर कपड़ा का दाम 8 रुपया है तो 20 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग समानुपाती मेथड से, ठीक है। वैसे इसको एकिक नियम से भी सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, समानुपाती विधि से हम लोग इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कितने यहाँ पर राशियां है, तो दो राशि है, कपड़ा है और उसका क्या है, रेट है, मूल्य है, ठीक है। तो दोनों राशियों को हम लोग लिख देते हैं, इधर लिखते हैं कपड़ा,
इसमें दिया हुआ है मीटर में, लिख दिए। और इधर क्या है, मूल्य, ये क्या में है, रुपया में। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा उसको लिखते हैं। पहला क्या है, 5 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है, 8 रुपया। तो 5 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना दे रहा है, 8 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 20 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा, तो क्या होगा, तो हम लोग मान लेते हैं x रुपया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख क्या रहे कि कपड़ा का अगर भाव, ठीक है, सॉरी, कपड़ा का अगर क्वांटिटी, कपड़ा का क्वांटिटी मात्रा अगर बढ़ेगा तो इसका मूल्य भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी, कपड़ा का क्वांटिटी कम होगा तो इसका मूल्य भी कम होगा। अगर 5 मीटर से 20 मीटर खरीदना पड़े तो मूल्य भी उसी के अनुपात में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच कैसा संबंध है, दोनों के बीच अनुलोमानुपात है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कपड़ा का 5:20 ऐसा लिख देते हैं, और बीच में हम क्या, किस चीज का निशान देते हैं, समानुपात का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8:x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं या 5/20 बराबर 8/x। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5x बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा 20 गुना 8। ठीक है, देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुना 8/5। तो हम करते हैं इसको, 5 चौके 20 और हो जाएगा 8 चौके 32 रुपया। ठीक है, यानी कि x का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 32 रुपया। यानी कि कपड़ा अगर 5 मीटर खरीदते हैं तो 8 रुपया, अगर 20 मीटर खरीदते हैं तो कितना लग जाएगा, 32 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको समानुपात के नियम से सॉल्व करते हैं। इसी को देखते हैं एकिक नियम से कैसे सॉल्व करते हैं। एकिक नियम में क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं कि चूंकि, लिखते हैं चूंकि 5 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना रुपया है, 8 रुपया है, तो इसको अब 1 रुपया हम निकालेंगे। ठीक है, 1 मीटर में निकालेंगे। ठीक है, इसलिए 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा, अगर 5 मीटर का 8 रुपया है तो 1 मीटर का कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। 5 मीटर का 8 रुपया तो 1 रुपया, 1 मीटर का कम होगा। जब कम होगा तो भाग लगाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला 8 है और बटा कितना कर देंगे, 5। ठीक है, ये एकिक नियम से बना रहे हैं। तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 8/5। ठीक है, तो हमको कितना मीटर का निकालना है, 20 मीटर का। तो 20 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा, तो भैया जब एक पेन का दाम मान लिया जाए 10 रुपया निकल गया, तो 20 पेन का दाम हम 20 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 1 मीटर का दाम जब 8/5 रुपया है, तो 20 मीटर का कितना होगा, तो गुना कर देंगे। तो 20 मीटर का दाम कितना होगा, तो 8/5 गुना 20। अब 5 चौके 20 और 8 चौके 32 रुपया। देखो कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ये समानुपाती जो विधि है उससे भी हम बहुत ही आसानी तरीके से, आसानी से क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, और नहीं तो फिर एकिक नियम हमारे पास है। ठीक है, तो ये अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख ही लिए, तो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन भी देखते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिलोमानुपात। ठीक, जैसे कि हम लोग अनुलोमानुपात में क्या देखें कि एक राशि का मान अगर बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान घटता है। अगर एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अब इसमें उल्टा है, इनवर्स मतलब उल्टा। क्या होता है, एक राशि का दाम अगर बढ़ेगा, एक राशि का दाम बढ़ेगा तो दूसरी राशि का दाम क्या हो जाएगा, घटेगा। एक राशि का दाम अगर घटेगा तो दूसरी राशि का दाम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर रिलेशन रहे, ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रोपोर्शन होगा, समानुपात होगा, उसको बोलते हैं प्रतिलोमानुपात, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, आइए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहले इसका परिभाषा, यदि एक राशि का मान बढ़ने या घटने से दूसरी राशि का मान घटने
या बढ़ने लगता है तो इस समानुपात को क्या बोलते हैं? प्रतिलोमानुपात कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोमानुपात कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। आइए इस इनवर्स प्रोपोर्शन को एक बढ़िया सा साधारण सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि 3 मजदूर एक काम को 15 दिनों में करते हैं तो 9 मजदूर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दो विधि है इसको बनाने का। पहला विधि है एकिक नियम, दूसरा विधि इस अगर समानुपात नियम से जाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 3 मजदूर 15 दिनों में एक काम को करते हैं, ठीक है, 3 मजदूर 15 दिन में करेंगे तो 9 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो स्पष्ट जाहिर सी बात है कि अगर मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम लगेगी। ठीक है, 3 मजदूर 15 दिन में करते हैं तो अगर मजदूर हम 3 से 9 बढ़ा देंगे तो दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो राशि है, कौन कौन? एक है मजदूर और दूसरा क्या है? दिन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर जैसे कि मजदूर और यहाँ पर क्या लिखते हैं? दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि 3 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तो 9 मजदूर कितना दिन में करेंगे? तो हम मान लेते हैं x दिन में करेंगे। क्या मान लेते हैं? x दिन में करेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार का रिलेशन है? तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, यानी कि मजदूर की संख्या अगर बढ़ेगी तो दिन की संख्या क्या होना है? घटेगी। ठीक है, दिनों की संख्या क्या होगा? घटेगी, यानी कम समय कम लगेगा। ठीक है, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या? मात्र ऐसा लिखना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऊपर बढ़ रहा है इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? पहले 9 फिर 3, 9:3। ठीक है, प्रोपोर्शन बोलेंगे। अब ये घट रहा है तो 15, पहले 15 लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे? x। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 9:3 यानी 9:3 को 9/3 कर सकते हैं और 15:x को 15/x कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 9/3 बराबर 15/x है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9x बराबर 15 गुना 3। ठीक है, देयरफॉर x बराबर क्या होगा? तो 15 गुना 3/9। ठीक है, ये करेंगे 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो x का मान कितना निकला? 5। ठीक है, यानी कि अगर 3 मजदूर 15 दिन में करेगा तो 9 मजदूर कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। ठीक है, तो 9 मजदूर जब लगाएंगे तो दिनों की संख्या घट जाएगी। एक तो मेथड है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकिक नियम से इसको किस प्रकार से बनाते हैं। आइए एकिक नियम से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ कहता है 3 मजदूर कितना दिनों में करता है? 15 दिनों में। लिखेंगे क्योंकि 3 मजदूर एक काम को कितना दिन में करता है? 15 दिनों में करता है। इसीलिए एक मजदूर एक काम को कितना दिन में करेगा? जब 3 मजदूर 15 दिन लगाता है तो एक मजदूर और ज्यादा दिन लगाएगा और जब और ज्यादा दिन होगा तो गुना हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 15 गुना 3 दिन में करेगा, ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, देयरफॉर कितना मजदूर? 9 मजदूर। जब एक मजदूर इतना दिन में काम करेगा तो 9 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे? तो 9 मजदूर इसको क्या करेंगे? जब एक दिन में इतना करेगा तो 9 मजदूर। ठीक है, तो 9 मजदूर जो है कम लगाएगा टाइम कि ज्यादा लगाएगा? तो ऑब्वियसली कम लगाएगा, 9 मजदूर कम लगाएंगे। और जब कम लगाएंगे तो इसको भागा देते हैं, यहाँ लिखेंगे 15 गुना 3/9। यहाँ से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 पचे 15, तो कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। ये एकिक नियम है और मैंने इसके पहले बताया क्या? समानुपाती का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समानुपाती वाला एकदम एक लाइन में बनता है, इसलिए समानुपाती वाला बढ़िया से सीख लीजिए। एकिक नियम तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल
HZB पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएं। और मैं आपके साथ हमेशा चलने के लिए तैयार हूं। तो फिर आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।